अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो है कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहले इस सेमेस्टर में ऑनलाइन नहीं थे लेकिन अभी वो ऑनलाइन हुए हैं, उन्होंने ऑनलाइन की ऑप्शन सेलेक्ट की है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको इजाज़त मिली है कि वो रीमिट दे सकते हैं, यानी मिड जो हो गया ऑलरेडी वो दे सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ये है कि उनकी जो डेडलाइन है वो आई थिंक 30 जुलाई है, तो तब तक वो अपनी जो मैंने उनको मिड टर्म दिया हुआ है वो उसको करें सॉल्यूशन उसका, और फिर मुझे जो भी उनको मैंने मेथड बताया हुआ है अपलोड करने का थ्रू गूगल फॉर्म, उसको अपलोड कर दें। तो ये उनकी डेडलाइन है, ठीक है। ये री मिड टर्म जो है वो आप ही के जो स्टूडेंट क्लास फेलोज थे उन्हीं का ही हो रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन थे और जो अब ऑनलाइन हुए हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये है कि फाइनल टर्म जो आपका जो रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, यानी जो सेमेस्टर स्टार्ट होने के साथ ही जिन्होंने जो ऑनलाइन रहे हैं और जो लेक्चर भी लेते रहे हैं, जिन्होंने मिड टर्म भी दे दिया हुआ है, तो उनका जो फाइनल है वो 12 जुलाई को, सॉरी ये जून है, जून, ठीक है, जुलाई नहीं जून, ठीक है। ये इनका 30 जून को इनकी डेडलाइन है रीमिट वालों की, और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो मैं उसी तरह गूगल फॉर्म पे इसी यूट्यूब के इसी चैनल पे अपलोड करूँगा और सारी डिटेल्स होंगी उस वीडियो में। 12 जुलाई को जो है आपका फाइनल टर्म है, ठीक है। फाइनल टर्म जो है वो सब का है, जो रेगुलर स्टूडेंट भी हैं और जो ये वाले स्टूडेंट भी हैं, जो यानी जो अब रीमिट दे रहे हैं उनके लिए, यानी इस डेट को दोनों का फाइनल होगा, सभी लोगों का फाइनल होगा, ठीक है। अच्छा, जो असाइनमेंट्स के क्वेश्चन से कुछ स्टूडेंट्स के कुछ जिन स्टूडेंट ने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई तो वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, और जो रीमिट वाले हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, ये, और यहाँ अगर कोई स्टूडेंट किसी ने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई तो उनके लिए ये है कि मैं अगर किसी स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई तो उसका क्या करूँगा कि उसके मिड टर्म और फाइनल टर्म में जितने मार्क्स आएंगे उसके मैं एवरेज मार्क्स जो भी आएंगे, यानी फॉर एग्जांपल इसमें आपके 28 आए हैं और फाइनल में आपके 30 आए हैं फॉर एग्जांपल, तो इनका जो भी एवरेज होगा, ठीक है, उसके उसके जितने मार्क्स बनेंगे आउट ऑफ 30, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं देख लूँगा, फिर उतने लग जाएंगे मार्क्स, ठीक हो गया। यानी अगर आप ये जो रीमिड वाले हैं, क्योंकि अभी ये मिड दे रहे हैं फिर इन्होंने फाइनल के भी सारा वो रिवाइज करना है और लेक्चर लेने हैं, तो उनके लिए ये मैं कर रहा हूँ कि अगर वो असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाना चाहते तो ना करवाएं, बल्कि वो क्या करेंगे, वो सिर्फ मिड और फाइनल देंगे, तो उनके जो सेशनल मार्क्स हैं वो उनके मिड फाइनल के ही मार्क्स की बेस पे लगा दिए जाएंगे। और आप में से जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करवा दी हुई है, ठीक है, उनके तो मार्क्स असाइनमेंट वाले लगेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाई, अगर वो करवाना चाहते हैं तो वो मुझे असाइनमेंट भी मेल सबमिट करवा सकते हैं, अगर वो नहीं करवाना चाहते तो मैं उनके भी मार्क्स जो हैं वो मिड और फाइनल का जो एग्रीगेट बनेगा उसकी एवरेज उसी की बेस पे लगा दूंगा, ठीक है। ये हर एक की अपनी मर्जी है इसमें। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़ है कि चौथी चीज़ कि हाँ, सब्जेक्ट नेम जो है, आप जो रेगुलर स्टूडेंट हैं या एक रेगुलर स्टूडेंट है, आप लोग जो शुरू से ऑनलाइन रहे हैं और जो अभी भी ऑनलाइन आए हैं अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो जो है उनका सब्जेक्ट का टाइटल है सिंपल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करता हूँ, कोई अगर फाइनल भी अपलोड करूँगा, फाइनल टर्म भी, तो उनका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखाएगा, ठीक है। आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना इस टाइटल के साथ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये मेरे कोई और स्टूडेंट हैं, ये रेगुलर नहीं है, ये समर के कुछ स्टूडेंट्स हैं। ये टाइटल उन स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है, यानी अगर मैं फाइनल या मिड टर्म कुछ भी अपलोड करता हूँ जिसमें, या लेक्चर कोई अपलोड करता हूँ जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हो लेकिन ब्रैकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखा हो,
तो ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ समर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं है, ये समर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, यानी अगर मैं अभी कुछ दिनों में 6 जुलाई को मैंने मिड टर्म इनका अपलोड करना है, तो अगर मैं ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिख के अपलोड कर रहा हूँ, तो ये समर के स्टूडेंट है, आप लोग नहीं है, यानी ये सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि ये 6, 7, 8 कोई भी सेमेस्टर के ये स्टूडेंट हो सकते हैं, उनके लिए, आपके लिए नहीं है। आपके लिए सिर्फ ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये आपके सब्जेक्ट का टाइटल है, और फिर जब मैं कोई अपलोड करता हूँ आगे जो मैं लिखता हूँ वो उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो टॉपिक हमने पढ़ना होता है उसका नाम लिखता हूँ। ये टॉपिक का नाम नहीं है, बल्कि ये सब्जेक्ट का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन यहाँ ना हो, ये मैंने आपको बता दिया, आपके सब्जेक्ट का नाम बता दिया, असाइनमेंट्स का आपको ऑप्शन दे दिया कि सबमिट करवानी है तो करवा दें, नहीं करवानी तो फिर आपके मार्क्स जो है मिड फाइनल की बेस पे लगेंगे। और फाइनल टर्म जो है वो आपका रेगुलर स्टूडेंट का और जो जो अभी रीमिट दे रहे हैं उनका 12 जुलाई से होगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट थी। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जो लेक्चर सीरीज़ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, और मेरा नाम सैयद अली ज़ामिन है। आज का जो लेक्चर है वो 3.4 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स। लास्ट टाइम हमने मैश एनालिसिस सिंपल पढ़ा था, और आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि मैश एनालिसिस में अगर करंट सोर्स आ जाती है। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो था उसमें जैसे अभी मैंने बताया मैश एनालिसिस पढ़ा था, आज मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स। लास्ट जो लेक्चर था प्रीवियस लेक्चर मैश एनालिसिस वाला, उसमें इस तरह की डायग्राम थी। उसमें ये हम इसमें कितनी मैशेस हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 मैश थी। ठीक है, और इसमें कोई भी करंट सोर्स जो था वो अ, यानी दो मैश के बीच में नहीं आ रहा था। यहाँ देखें एक करंट सोर्स तो है, लेकिन ये किसी दो मैश के बीच में नहीं आ रहा, यानी ये एक साइड पे है, ये इस मैश के साथ है और किसी और मैश के साथ नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ भी देखें, यहाँ दो मैशेस हैं और इनके बीच में यहाँ करंट सोर्स नहीं है, बल्कि ये तो रजिस्टर लगा हुआ है, कोई करंट सोर्स नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो आज उसमें हमने करंट, अगर क्या अगर दो मैशेस के दरमियान करंट सोर्स आ जाए, जिस तरह ये वाली डायग्राम है, तो उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। याद रखना है आपने कि नोडल एनालिसिस में दो नोड्स के दरमियान अगर वोल्टेज आ जाए तो उसका एक डिफरेंट मेथड होता है जिसमें हम सुपर नोड बनाते थे। इसी तरह अब मैश एनालिसिस में अगर दो नोड्स के दरमियान एक करंट सोर्स आ जाए तो हम उसको सुपर मैश बना देते हैं। ठीक है, उसका मेथड डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू सिंपल मैश एनालिसिस के। आपने एक था सिंपल नोडल एनालिसिस, फिर नोडल एनालिसिस में हमने देखा था एक नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स। फिर उसके बाद हमने देखा मैश एनालिसिस, और आज देख रहे हैं मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स। तो करंट सोर्स देखना है हमने कि दो मैशेस के दरमियान करंट सोर्स आ जाए तो क्या करते हैं, किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये चीज़ देखेंगे। ये बहुत सिंपल है, अगर जिस स्टूडेंट ने केवीएल और केसीएल समझ लिया तो उसको नोडल एनालिसिस वाला लेक्चर भी समझ आ गया होगा, नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स भी आ गया होगा, मैश वाला भी आ गया होगा, आज वाला भी लेक्चर उसको समझ आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो था केवीएल और केसीएल का लेक्चर। अगर आपने अभी तक केवीएल और केसीएल का लेक्चर नहीं लिया तो आप यूट्यूब पे जाएं और केवीएल और केसीएल के इसी चैनल में आप ढूंढ सकते हैं कि केवीएल और केसीएल का लेक्चर कहाँ पड़ा हुआ है, उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स। अब देखें कि यहाँ आ गया है दो मैशेस के दरमियान करंट सोर्स। ठीक है, करंट सोर्स आ गया है, इसलिए हमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ से हम लूप में से जब केवीएल लगाते हैं तो हम करंट देख रहे होते हैं, हम रखते थे ना हम I1 I2 का, मैं आपको कहता था कि स्टार्ट में ही आपने I1 I2 रख लेने। अच्छा, जब हम इशू ये होता है कि जब हम इसमें वोल्टेज वो लगा रहे होते हैं केवीएल का रूल, तो यहाँ हम इसके साथ लिखेंगे 2I1, फिर आगे क्या लिख देंगे,
हमें तो पता ही नहीं है कि इस करंट सोर्स के अगेंस्ट वोल्टेज क्या है, यानी 2 को हम करंट को I को फिर करंट से ही क्या मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करते, ये हमारी कंफ्यूजन आ जाती है। इसलिए हम जो अप्लाई करते हैं ना, हमें पता होता है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ठीक है, केवीएल अप्लाई करते हुए। इसके अक्रॉस तो हमें पता है कि हम 2I1 लिख देंगे, इसके अक्रॉस हमें नहीं पता हम क्या लिखेंगे, ठीक है। इसलिए हम एक मेथड जो आज वाला पढ़ रहे हैं, नोड मैश एनालिसिस विद करंट सोर्स, वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह नोडल एनालिसिस में हम सुपर नोड बनाते थे, तो यहाँ हमने सुपर मैश बना देना है मैश एनालिसिस में। करना ये होता है, पहला स्टेप ये है कि आपने I1 I2 जितने भी मैशेज हैं वो आपने सिंपल उनके करंट लिख देने, I1 I2 जितने भी मैशेज हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अगर देखना है कि जिन दो मैशेज के दरमियान करंट सोर्स आ रहा है उसको आपने इस तरह का एक सर्कल सा लगा लेना है, ठीक है। जो सर्कल लगाएंगे आप, यानी जिस ब्रांच, ये वाली मैं कहता हूँ ये वाली पूरी एक ये ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है, इस वायर के अक्रॉस इसके सीरीज में जितने भी चीजें आ रही हैं उन सारों के आपने सर्कल कर लेना है इस तरह, ठीक है। ये सर्कल हो गया। अब ये जो सर्कल चीज है इसको बोलते हैं सुपर मैश, ठीक है। इसको आपने निकाल देना है इस डायग्राम से, यानी डिलीट, सपोज करें आपने या ये जो चीजें यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, इसके बीच में जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो कुछ भी आ रहा है उसको आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट कर दिया तो ये एक डायग्राम बन गई, ठीक है, यानी उसको खत्म कर दिया तो एक ये डायग्राम बन गई। अब चीजें वही रहने दी, सिर्फ इसको हमने खत्म किया था, ठीक है, डायग्राम वही थी। तो इस डायग्राम पे हमने लगाना होता है इसको जो मर्जी आप स्टेप 2 कह लें, या यानी मैं अगर इसको कहूँ कि I1 I2 का नाम रखना स्टेप 1 था, फिर ये बनाना स्टेप 2 था, तो स्टेप 3 जो होगा वो होगा केवीएल अप्लाई करना है आपने। केवीएल वो जो डायग्राम बन गई है उस पर अप्लाई करना है। यहाँ से आप स्टार्ट करें या जहाँ से मर्जी आप स्टार्ट करें, यहाँ से चाहे कर लें, तो आपने ऐसे जाना है, पहले 20 वोल्ट लिख देना है, फिर इसके अक्रॉस जो भी करंट है 6I के, ये वाला था I1 गुजर रहा है ना इसके अक्रॉस, तो 6I लिख देना है। फिर आप आगे गए तो 10 के अक्रॉस कौन सा करंट गुजर रहा था, I2, ठीक है, तो आपने 10I2 लिख दिया। फिर इसी तरह नीचे आए, 4 के अक्रॉस कौन सा करंट होगा, वो अगेन I2 ही होगा, आपने 4I2 लिख दिया और फिर यहाँ से आते गए और अपना एक लूप कंप्लीट कर ली। तो अब जो भी एक इक्वेशन बनी है आपने वो केवीएल वाली इक्वेशन लिख देनी है, ठीक है। ये आपको मैंने अभी 3 स्टेप बताए हैं, सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, I1 I2 का नाम रखना। स्टेप 2, वो जो सुपर नोड थी उसको ख़त्म करके ये वाली डायग्राम बना देना। स्टेप 3, इस पे केवीएल अप्लाई करना है। अब देखिए उसने केवीएल अप्लाई किया हुआ है, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया, यहाँ से ऊपर यहाँ गए तो 2 माइनस का साइन पहले आ रहा था तो माइनस लिख के 20 लिख दिया, और फिर यहाँ से जाते हुए इधर आए तो 6I1 लिख दिया क्योंकि इसके अक्रॉस करंट I1 गुजर रहा है। फिर आगे 10 के पास गए तो उसके अक्रॉस करंट I2 है, 4 के क्रॉस भी करंट I2 है तो 4I2 लिख दिया इज इक्वल टू 0। केवीएल अप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई। इक्वेशन से अब सेकंड चीज क्या है, स्टेप 4 क्या है। स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 में आपने दोबारा उसी डायग्राम को जो पहले वाली थी दोबारा ड्रॉ करना है, ठीक है, और इस पे अप्लाई करना है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। इस पे केसीएल अप्लाई करना है, और केसीएल आपने सिर्फ उस नोड पे अप्लाई करना है जिस नोड के अक्रॉस करंट सोर्स जो था वो था, और प्रेफर करना है जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो, यानी आपने ये नोड ले लेनी है, ये 0 नोड, इसका नाम 0 नोड रखा हुआ है तो आपने ये नोड ले ली, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ आपने इस नोड पे, यानी जो नोड इसके साथ कनेक्ट हो, जो नोड करंट सोर्स के साथ कनेक्ट हो, वो वाली नोड आपने ले लेनी है। अब उस नोड पे क्या करना है, केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल क्या होता था, करंट जितना इंटर हो रहा है इज इक्वल टू जितना लीव कर रहा है। तो इस नोड पे आपने देखना है कि करंट कौन से इसमें इंटर हो रहे हैं और कौन से लीव कर रहे हैं। तो देखें डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि करंट I2 इसकी तरफ जा रहा है, यानी इंटर हो रहा है,
और 6A1 जो है उसकी भी डायरेक्शन अपवर्ड है और I1 की भी डायरेक्शन अपवर्ड है, यानी ये दो करंट लीव कर रहे हैं और सिर्फ I2 इंटर हो रहा है। तो जो इंटर हो रहा है उसको एक तरफ लिखा, जो लीव कर रहे हैं उनको एक तरफ ऐड कर लिया। ठीक है, इससे अब हमें दो इक्वेशन मिल गई, एक ये इक्वेशन मिल गई, एक लास्ट वाली जो इक्वेशन थी वो वाली मिल गई। इन दो इक्वेशन को आपने कोई भी टेक्निक से, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रैमर रूल से, किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करके I1 I2 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल देखें, ये देखने में काफ़ी मुश्किल लग रही है, लेकिन आपको जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं, 4-5 स्टेप्स, आपने उन्हीं को ही फॉलो करना है। ठीक है, तो इस अप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन में ये नहीं आएगा KVL, किरचॉफ्स वोल्ट, सॉरी, ये मैश एनालिसिस लगाएं यूजिंग सिंपल मैश एनालिसिस करें या करंट सोर्स वाला करें, वो आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या ये सिंपल मैश एनालिसिस है, क्या ये करंट सोर्स वाली है, ये आपने खुद डिसाइड करना है। और कैसे आपने डिसाइड करना है, जब भी दो मैश के दरमियान एक करंट सोर्स आ जाए तो वो सिंपल नहीं रहती, बल्कि वो विद करंट सोर्स वाली रहती है, उसको उस मेथड से सॉल्व करना है। तो अब देखेंगे एक इस डायग्राम में एक दो नोड के दरमियान एक ये करंट सोर्स आ गई है और एक ये वाली करंट सोर्स आ गई है। जो पहली वाली करंट सोर्स है वो है इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और ये वाली है डिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट करंट सोर्स के बारे में भी हमने लेक्चर लिया हुआ है, चैप्टर शायद 1 या 2 में, तो ये हमने चीजें पहले डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, अब क्या करना है, स्टेप 1, आपने सारी I1 I2 जितने भी मैशेज हैं उनमें करंट के नाम लिख देने, I1 I2 I3 I4 है तो 4 लिख दिया। ठीक है, अब आपने देख लिया कि अच्छा जी ये इस मैश के क्रॉस भी करंट सोर्स है और उसके क्रॉस दो मैश के दरमियान करंट सोर्स है और इन दोनों को हम कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने एक ही सर्कल, ये देखें इनको सर्कल कर लिया, तो क्या हो गया, एक आपने सुपर मैश बना दी। ठीक है, सुपर मैश बना दिया आपने, ये एक सुपर मैश है जो डॉटेड सी ये डैशेस लगी हुई हैं, ये एक सुपर मैश है। ये स्टेप सेकंड हो गया, दो स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में आपने जो सुपर मैश बनाई होती है उसमें लगाना होता है KVL। ठीक है, अब ये सुपर मैश है, इसमें आपने यानी जब डायग्राम बनाएंगे तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई होगी, ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई होगी। ठीक है, सिर्फ ये यहाँ से आप इधर आएंगे, किसी भी पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे। चले मैं अब इसको आपको समझा देता हूँ कि यानी ये दो चीज़ें ख़त्म कर दी उसने। अब सिंपल सी डायग्राम है जो अभी ड्रा नहीं हुई, यानी आपने ये इसको ख़त्म कर देना है, इसको ख़त्म कर देना है, तो बाकी जो डायग्राम बच गई वो बना लेनी है। ठीक है, अब देखना है आपने ये है कि KVL किस तरह अप्लाई करते हैं। KVL यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें अब देखें 2 में कैसे कौन सा करंट गुजर रहा है, I1, तो आपने 2I1 लिख देना है। फिर आगे आते जाएंगे नीचे, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर गए तो 4 आ रहा है और 4 के क्रॉस कौन सा करंट है, I3। ठीक है, तो आपने I3 लिख दिया। इसी तरह अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से जब इधर आएंगे तो आगे 8 आ रहा है और 8 के क्रॉस करंट कौन सा गुजर रहा है, I3 गुजर रहा है। लेकिन मैश एनालिसिस में क्या होता है कि ये जो रजिस्टर है ये इसके से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक का नाम I3 है और एक का नाम I4 है। लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी मैश एनालिसिस अप्लाई करते हुए कि जब इसमें से करंट गुजर रहा है तो हम क्या करते हैं, जो हमने मैश सेलेक्ट की होती है उसका करंट माइनस जो हमने सेलेक्ट नहीं की होती उसका करंट कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 8 रजिस्टर्स की वैल्यू और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जिस जिस मैश को हम देख रहे हैं माइनस जो दूसरी रजिस्टर जो शेयर कर रही है करंट को उसको माइनस कर देते हैं। तो ब्रैकेट में ये लिख लिया I1 I3 माइनस I4, और इस तरह फिर हम नीचे चले गए, यहाँ से इधर आए और यहाँ क्या आ रहा है 6। ठीक है, 6I2 प्लस 6I2 लिख लिया। और अब क्योंकि हम अपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पहुँच गए हैं तो हमारा एक लूप कंप्लीट हो गया, KVL कंप्लीट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक डायग्राम, सॉरी ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अब फोर्थ स्टेप कौन सा है, KCL हम कहाँ अप्लाई करते हैं,
जहां वो शेयर कर रही होती है। जहां जहां भी मैंने कहा था कि करंट सोर्स जो है वो शेयर होती है, यानी जहां भी करंट सोर्स लगी होती है हम वो नोड सेलेक्ट करते हैं। तो हम P और Q सेलेक्ट कर सकते हैं नोड, ठीक है। हम कौन सी नोड सेलेक्ट करेंगे? P और Q, क्योंकि इस नोड के अक्रॉस जो है वो भी करंट सोर्स था और इस नोड के अक्रॉस भी करंट सोर्स था। सही हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इन पे कौन सा फोर्थ स्टेप कौन सा था, केसीएल अप्लाई करने वाला। तो हमने इस पे केसीएल अप्लाई करना है। पहले हमने नोड पी पे केसीएल अप्लाई कर दिया, नोड पी पे। तो हमने देखा कि इसमें करंट I2 इंटर हो रहा है और बाकी I2 इंटर हो रहा है और I1 लीव कर रहा है और 5 एम्पेयर, ये वाला 5 एम्पेयर लीव कर रहा है। तो हमने जो लीव कर रहे थे एक साइड पे, जो इंटर हो रहे थे एक साइड पे लिख लिए, ठीक है। अब सेकंड हमने क्यू पे देखना है। क्यू पे जो है I3 इंटर हो रहा है और कौन सा इंटर हो रहा है, 3I1, 3I नॉट और 3I नॉट इंटर हो रहा है और जो लीव कर रहे हैं वो I2 है, ठीक है। अब 3I नॉट की वैल्यू में से हम I नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है तो यानी I नॉट ये किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो हम देखते हैं I नॉट की क्या वैल्यू है, ठीक है। ये हमने तीन इक्वेशंस मिल गई हैं अभी तक। अब आपने देखना है I नॉट की वैल्यू क्या है। देखें I नॉट की वैल्यू क्या है, ये इस लूप में से ये I नॉट बना हुआ है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि करंट इधर जा रहा है और इधर इसकी डायरेक्शन इधर है, इस तरह करंट जा रहा होगा, ठीक है। यानी करंट इधर से आ रहा है और इस लूप में अगर इसको देखें तो पता चलता है कि इस मैश में से I नॉट फ्लो कर रहा है। लेकिन हमने जो बनाया था, जो हम स्टेप 1 में करते हैं कि करंट सारे मैश में लिख देते हैं, वो हमने लिखा था I4। तो बस इसका ये मतलब है कि I4 की जो हमने डायरेक्शन लिखी थी वो क्या है, क्लॉकवाइज है और I नॉट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑपोजिट में है इसलिए I नॉट किसके इक्वल होगा, -I4 की, यानी इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। हमने बस नाम बदले हुए हैं, डायरेक्शन डिफरेंट है, नाम हमने I नॉट भी लिख सकते थे यहाँ, हम यहाँ I नॉट भी लिख सकते थे, ठीक है। तो लेकिन डायरेक्शन क्योंकि हमने सारों की ये क्लॉकवाइज रखी थी तो इसकी भी I4 की भी क्लॉकवाइज रखी, लेकिन इसमें करंट क्योंकि I नॉट फ्लो कर रहा था तो डायरेक्शन डिफरेंट है बस। तो जब डायरेक्शन डिफरेंट हो तो नेगेटिव का साइन आ जाता है। अच्छा, तो अब क्या हो गया, अब ये हमने एक इक्वेशन बना ली। इसमें I नॉट की जगह देखें उसने I4 लिख दिया क्योंकि हमें हमारे पास 4 अननोन्स हैं। तो अब हम इक्वेशंस जो हैं वो लिख ली हैं। I5 नोड पे जो KCL लगाया, क्यू नोड पे जो KCL लगाया, P नोड पे जो KCL लगाया, फिर इसको सॉल्व करके जो हमारे पास इन सारों की वैल्यूज, वो जो हमने पहले एक इक्वेशन फाइंड आउट की थी KVL अप्लाई करके, फाइंड आउट करके उस पे अप्लाई करके तो हमने सारे अननोन्स जो है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड से। तो सारों की हमें करंट की वैल्यू मिल गई। तो इस मेथड से हम ने करंट की वैल्यू फाइंड आउट की। मैश एनालिसिस जो यूज होता है वो करंट की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए होता है और नोडल एनालिसिस किस लिए होता है, वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। मैश एनालिसिस सिंपल भी होता है और विद करंट सोर्स होता है, नोडल एनालिसिस सिंपल भी होता है और विद वोल्टेज सोर्स भी होता है। आई होप के को समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो वो मुझे ईमेल भी कर सकता है। फेसबुक पे पेज जो है मेरे नाम से ही, उस पे मुझे मैसेज भी कर सकता है और इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकता है कि उसका कोई क्वेश्चन है। और चलें जी, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।